दोस्तों जय हिंद। भूगोल विषय के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला, और इसमें अभी हम लोग देख रहे हैं हिमालय का वर्गीकरण, जो कि उत्तर से दक्षिण में हम लोगों ने करा है। हिमालय का वर्गीकरण मूल तौर पर दो भागों में किया जा सकता है, उत्तर से दक्षिण में और पश्चिम से पूरब में, जिसमें अभी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण में हिमालय का वर्गीकरण। अब हिमालय का वर्गीकरण जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक भाग आप लोगों का हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि लाइन से अगर चलेंगे क्रमबद्ध तरीके से तो सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। आज मैं आगे बढ़ा रहा हूँ हिमालय का वर्गीकरण। ट्रांस हिमालय देख चुके हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय। वास्तविकता में देखा जाए तो ग्रेट हिमालय ही वह भाग है जिसे हम लोग आमतौर पर याद करते हैं, या इसी की जानकारी हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे हम लोग बात करें हिमालय की ऊंचाई कितनी है, या हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर या 6000 मीटर। तो वो हम लोग किस फोल्ड की बात करते हैं, इसी की बात करते हैं। नहीं तो देखा जाए तो हर फोल्ड की ऊंचाई अलग अलग हो रही है। ठीक इसी प्रकार हिमालय की लंबाई कितनी है, तो हम लोग बोलते हैं 2500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर कौन से हिमालय की, तो यही वाले वलय की हम लोग बात करते हैं। ऊंचाई हो, लंबाई हो, इसी का हम लोग अध्ययन जो है करते हैं। तो मूल तौर पर हम हिमालय इसे ही बोलते हैं, क्योंकि बड़ा सबसे ज्यादा यही है। इसीलिए इसके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, ऐसे नाना प्रकार के इसे नामों से जाना जाता है। तो अभी हम लोग जो है ग्रेट हिमालय की शुरुआत कर रहे हैं। पिछली कुछ एक चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों को करना है। इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर, तो इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहला वही चीज़ कि हिमालय की जो हम लोग बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला 7 देशों में, भारत समेत 7 देशों में देखने को मिलती है, जिसमें भारत एक हो गया, 6 अन्य पड़ोसी जो भारत से देश लगे हुए हैं, 7 पड़ोसी देश, उसमें बांग्लादेश को छोड़ दो तो 6 अन्य पड़ोसी जो देश देखने को मिल रहे हैं, उसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है। तो हम लोग अभी ग्रेट हिमालय की जो बात करते हैं वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ से ये वाली हिमालय पर्वत श्रृंखला इस तरीके से ऐसी गुजरती हुई हम लोगों को यहाँ पर ये दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर आती है और यहाँ पर आकर ये कुछ इस तरह से ऐसी घूम जाती है। अभी इसकी सबकी मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी देने वाला हूं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं हिमालय। इसे ही हम लोग कहते हैं हिमालय, या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालय। इससे ऊपर भी हम लोगों को एक फोल्ड देखने को मिलता है। जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ऊपर एक हम लोगों को फोल्ड देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, और इस फोल्ड को हम लोग क्या नाम दे चुके हैं, इसे हम लोग नाम दे चुके हैं ट्रांस हिमालय के रूप में। इसे हम लोग ट्रांस हिमालय के रूप में देख चुके हैं। अब पिछले वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूं, ट्रांस हिमालय पर जो है इसमें हम लोगों को मूल तौर पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती हैं। ये सब बता चुका हूं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, यहाँ पामीर देखने को मिलता है, प्लेट्यू ऑफ पामीर यानी पामीर का पठार, यहाँ तिब्बत का पठार। ये 3 जो मैंने आप लोगों को पर्वत श्रृंखलाएं बताई थी, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। कौन कौन सी 3 हो रही थी ये, इसमें हम लोग पहला कुछ इस तरह से ये जान चुके थे। इसे हम लोग जानते हैं काराकोरम के रूप में, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। दूसरी हो गई थी कौन सी, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, और तीसरी हो गई थी यहाँ पर ये जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये मैं बता चुका था। मैंने ये भी बताया था कि काराकोरम का वह भाग जो तिब्बत में चला गया, उसे किस रूप में जाना गया, उसे जाना है हम लोगों ने कैलाश पर्वत श्रृंखला के रूप में। ठीक है, ये हम लोग जान चुके थे। तो मूल तौर पर ये जो 3 पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही हैं, इसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, इसे मिलाकर हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय। एक एक कर चीजें देखते चल रहा है। अब इनके अलग अलग होने के कुछ आधार भी थे। आखिर किन हम लोगों ने कैसे बोला कि ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, कुछ तो अलग कर रहा होगा।
अलग करने के कारक थे, कुछ एक फिजिकली कंपोनेंट थे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कुछ एक नदियाँ थी, जैसे देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ से एक नदी इस तरीके से ऐसी बहती हुई आती है। इस नदी का नाम होता है श्योक नदी। इस नदी का नाम होता है श्योक नदी, जम्मू कश्मीर की ही नदी है श्योक नदी। इस तरीके से ये श्योक ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक है। किसकी? ये सहायक होती है सिंधु नदी की। और सिंधु नदी कहाँ से आती है? यही तिब्बत वाले एरिया से। देखिए ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, सिंधु नदी हमें यहीं से देखने को मिलती है, तिब्बत वाले क्षेत्र से। तिब्बत क्षेत्र से सिंधु नदी कुछ इस तरह से ऐसे आती है और यहाँ पर आकर कुछ इस तरीके से ये ऐसे प्रवाहित होती है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हो रही है? लद्दाख और जास्कर, इन दोनों के बीच में प्रवाहित होती हैं, यहाँ पर आती हैं। अच्छा, इसी पर्वत को काटती हैं ये। कौन सा पर्वत हो रहा है ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला जो हो रही है ना, इसी को काटती हैं। जगह का नाम होता है बुंजी। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी इसका काम आने वाला है। ये प्लेस का नाम क्या हो रहा है? बुंजी। और होती क्या स्थिति है यहाँ पर स्थिति ये होती है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से एक प्लेट टकरा रही है और इस तरीके से ये दूसरी प्लेट टकरा रही है ना। ये दो प्लेट टकरा रही है, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट। अब ये नदी जो थी, नदी की धारा इतनी खतरनाक, इतनी तेज थी कि इसने क्या करा, ऐसा पर्वत नहीं बनने दिया। हो स्थिति ऐसी रही थी कि नदी जहां बह रही थी, इसे ऐसे समझिए, नदी यहाँ पर ऐसे बह रही है और ये प्लेटें जो हैं आपस में टकरा, या प्लेटें ऐसे नीचे से टकराव इनमें हो रहा था। तो इसने, नदी ने क्या करा है कि दोनों पहाड़ों को इस तरीके से, या कहते पहाड़ एक ही बोल सकते हैं, कुल मिलाकर पहाड़ को बीच में से चीर दिया है। और ये यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये नीचे से तो ये हम लोगों को ऐसी आकृति अंदर भूमि के अंदर ऐसी है, लेकिन आज जो है पहाड़ को बीच में से चीर दिया और फिर बह रही है। 5200 मीटर की तक की गहराई तक जो है खोद दिया है, इसलिए हम लोग बोलते हैं 5200 मीटर गहरा गॉर्ज है। गॉर्ज मतलब ये होता है जब नदी बहे, प्रवाह करे और किसी पर्वत को बीच में से चीर दे, काट दे, तब ऐसी निर्मित आकृति को कहते हैं गॉर्ज। ये विश्व का सबसे गहरा गॉर्ज है, जिसे हम लोग बुंजी गॉर्ज के रूप में जानते हैं। सिंधु नदी ने यहाँ पर ये गॉर्ज बनाया है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो यह हो गया बुंजी गॉर्ज। अच्छा, उसके बाद में सिंधु नदी ऐसे जाती है, ये पीओके वाले क्षेत्र में, श्योक नदी इसमें क्या करती है, अपना पानी मिला दिया और जाकर फिर सिंधु नदी अपना आगे की तरफ बढ़ जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि काराकोरम और लद्दाख को अलग कौन कर रहा है? ध्यान रखिए, श्योक नदी कर रही है। लद्दाख और जास्कर को अलग कौन कर रहा है? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो हो रही है नदी, इस नदी को कहा है हम लोगों ने सिंधु नदी। याद है? तो ये आप लोगों को हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया? ट्रांस हिमालय। अब देखिए, अब यहाँ पर काम बनेगा हम लोगों का। यहाँ पर ये जो बुंजी गॉर्ज हो रहा है, बुंजी गॉर्ज के बाद से ही हम लोगों को हिमालय का दूसरा वलय, ट्रांस तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, हिमालय का दूसरा वलय, और इस वलय का नाम क्या है? ग्रेट हिमालय। तो ये ग्रेट हिमालय हम लोगों को अब देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालय की शुरुआत कहां से हुई है? तो आप लोग यहां पर कह सकते हो ये गॉर्ज है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं ऐसा बना दे रहा हूं, इसको ऐसा आप समझ लेना, दो पर्वत उनको हटा देना। यहाँ पर आप ये समझिए, यहाँ पर सर ने एक गॉर्ज बताई है, इस गॉर्ज का नाम है बुंजी गॉर्ज, और बुंजी गॉर्ज के बाद से इस वाली वलय की जो है शुरुआत हुई है। तो सबसे पहला ये हुआ, ये सीधे तौर पर लिख दिया मैंने ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, इनके बीच का जो क्षेत्र रहता है इसे क्या कहते हैं? इसके बीच के क्षेत्र को भी तो कुछ कहेंगे। ये पठारी, पहाड़ी भूमि वाला क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, बंजर क्षेत्र भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि पूरी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 12 महीने कई वर्षों से बर्फ की एक बहुत मोटी चादर में लपटा हुआ है। तो बर्फ की चादर बिछी हुई है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र हो रहा है, यहां से लगाकर हम लोग कह सकते हैं, यहां से लगाकर यहां तक का ये पूरा क्षेत्र है, तिब्बत वाला एरिया, और ये ऊपर हो जाएगा ट्रांस हिमालय और नीचे हो गया ग्रेट हिमालय। यहां पर ये जो बीच वाला क्षेत्र हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस क्षेत्र को हम लोग जानते हैं ITSZ के रूप में। क्या चीज है ITSZ? तो यहां पर मैं बता दे रहा हूं, I मतलब होता है इंडस, T मतलब होता है सांगपो, S मतलब होता है शचर, और Z मतलब होता है जोन। ठीक है, अब देखिए, इंडस मतलब हो रहा है यहां पर सिंधु,
सांगपो मतलब हो रहा है ब्रह्मपुत्र, शचर को हिंदी में भी शचर ही कहेंगे, और जोन मतलब होता है क्षेत्र, सिंधु ब्रह्मपुत्र का शचर क्षेत्र। और शचर मतलब मैंने आप लोगों को बताया, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों ने ये ऊपर एक पर्वत श्रृंखला बनाई, ये दूसरी पर्वत श्रृंखला बनाई, ये तीसरी पर्वत श्रृंखला बनाई, उसके बाद में ये ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र बनाया और ये ऊंची एक पर्वत श्रृंखला बना दी। ऐसे समझिए आप। ये वाली कौन सी हो रही है, ये वाली मैंने आप लोगों को बताई काराकोरम, ये वाली कौन सी बता दी लद्दाख, ये वाली कौन सी बता दी जास्कर, और ये वाली कौन सी, ये तीनों को मिलाकर यहाँ पर क्या हो गया ट्रांस हो गया। आप समझ पा रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर इसे क्या कह दिया, इसे हम लोगों ने कह दिया ग्रेट, इसे क्या कह दिया ग्रेट। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, यहाँ पर बह रही है श्योक नदी, इसने सेपरेट कर दिया दोनों को। यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है, यहाँ बह रही है सिंधु नदी, सिंधु आती इसी क्षेत्र से बहते हुए है, सिंधु का भी यही एरिया है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का भी यही एरिया। ब्रह्मपुत्र यहाँ नहीं आती है, अब देखिए सिंधु नदी यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगी, सांगपो नदी इस तरीके से ऐसे आएगी, है ना। तो कुल मिलाकर ये वाला जो क्षेत्र हो रहा है इसे क्या कहते हैं हम लोग ITSZ, यानी कि इंडस सांगपो शचर जोन। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, वहां मान लीजिए ट्रांस हिमालय ना मिले तो पर्वत श्रृंखला मिलेगी। पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, यहां पर ध्यान दीजिए। अभी मैंने आपको बताया ये वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हो रही, जास्कर, और जास्कर के बाद में शुरुआत क्या होगी, जास्कर के बाद में इस तरीके से ऐसी ग्रेट हिमालय की शुरुआत होगी। आ रही है बात समझ में, ग्रेट हिमालय की। तो अब यहां पर हम लोग क्या बोल देंगे, वो जो लाइन मैंने खींची है वो लाइन कुछ इस तरीके से यहां ऐसे देखने को मिलेगी। ये भी ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय अलग हो गया, ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय। और अगर स्पेसिफिक कोई सी माउंटेन रेंज पूछी जाए तो जास्कर पर्वत श्रृंखला और ग्रेट हिमालय के बीच में शचर जोन देखने को मिल रहा है। आशा करता हूं समझ पा रहे हैं आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे, ठीक है। तो ये चीज हो गई है। अब हम लोग पूरी तरह से आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय, उसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी विशेष जानकारी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, एक एक कर आप लोग देखते चलिए। चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से इन चीजों को मैं सबसे पहले हटा रहा हूं और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ग्रेट हिमालय के बारे में विशेषता। अच्छे तरीके से आप लोग जो है सुनते चलिए। अब ग्रेट हिमालय के बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे देखिए इसे हम लोग हिंदी में अन्य अलग अलग नाम है। इसे हम लोग महान कहते हैं, इसे हम लोग सर्वोच्च कहते हैं, इसे ही हम लोग हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। इसे ही जो है हम लोग आंतरिक कहते हैं, इसे ही हम लोग वृहद कहते हैं। ये बहुत सारे इसके नाम हो गए हैं, ये अन्य नाम हो गए, ठीक है। और इनका भी अभी क्या काम पड़ेगा एक एक कर मैं बताऊंगा। ग्रेट हिमालय के इतने सारे नाम हो गए। सबसे पहले ये चीज जानी। अब अगर हम लोग बात करें इसकी औसत ऊंचाई कितनी है ना, प्रश्न क्या बनता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखिए इसकी औसत ऊंचाई कुल मिलाकर होती है 6100 मीटर। अब कई जगह आपको 6000 मीटर भी देखने को मिले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा देंगे, 6000 और 6100 दोनों आएंगे तो 6100 मीटर आप लोग लगाएंगे, आप लोगों का सही रहेगा। अगर बात करें हम लोग इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई हम लोगों को देखने को मिलती है 120 किलोमीटर से लगाकर तो 190 किलोमीटर तक, इतनी इसकी चौड़ाई देखने को हमें मिलती है। उसके अलावा फिर अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें तो ये हमें लंबाई कहाँ देखने को मिलती है, लंबाई कुल मिलाकर देखने को मिलती है 2500 किलोमीटर, यानी कि 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। कहाँ से शुरुआत हो रही है एक एक कर मैं बता रहा हूँ, अब आप अच्छे तरीके से समझते चलिए। सबसे पहले तो अगर हम लोग इसकी बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी बनाकर रखे हैं तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर अब हम लोग एक एक कर सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे। हम लोग देख क्या रहे हैं, हमने यहाँ पर देखने जा रहे हैं ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय की जो शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो हो रही है इस गॉर्ज से। इस गॉर्ज का नाम क्या है, तो याद रखिए इसका नाम हो रहा है बुंजी गॉर्ज, ठीक है। और बुंजी गॉर्ज के इधर हम लोगों को हिमालय का एक पहला पर्वत देखने को मिलता है। इस पर्वत का नाम होता है नंगा पर्वत, यहाँ पर ऐसा लिख दिया मैंने। इस पर्वत का नाम क्या हो गया,
नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग फिर कैसे चलते हैं, इस तरीके से ऐसे चलते हैं, कुछ यहाँ यूं आते हैं, ये नेपाल वगैरह, और उसके बाद में हम लोग जोड़ देते हैं ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे लेकर आते हैं। यहाँ राज्य कौन सा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसी पूरी पर्वत श्रृंखला हम लोगों को देखने को मिल रही अर्धचंद्राकार रूप में, ठीक है। तो इसे हम लोगों ने क्या कह दिया है, इसे कह रहे हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। चलिए अब ये वाली चीज यहाँ पर मैं हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट एक पर्वत बना दे रहा हूँ यहाँ पर। इस पर्वत का दोस्तों नाम हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे, इस पर्वत का नाम हो रहा है नामचा बरवा पर्वत, ठीक है। ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। दो पर्वत बताए, एक बताया मैंने नंगा पर्वत और एक बताया मैंने आपको नामचा बरवा पर्वत। कहां पर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। ये वाला कहां पर हो रहा है, पीओके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में हो रहा है। तो भारत में पीओके वाले क्षेत्र से हिमालय पर्वत श्रृंखला की शुरुआत हो रही है। इस चीज को जानिए आप लोग। अब समझिए क्या चीज हो रही है इस पूरी पर्वत श्रृंखला की और क्या विशेषता हो रही है, देखते चलिए एक एक करके। बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो रही है ये पर्वत श्रृंखला जो है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम टॉप 10 माउंटेन की जो बात करते हैं, विश्व के 10 ऊंचे शिखर की हम लोग अगर बात करें तो हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही विश्व के 10 सर्वोच्च शिखर देखने को मिलते हैं। विश्व की 10 ऊंची चोटियां पूरी तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। उसमें अगर हम बात करें विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, क्या कह रहा हूं मैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं विश्व की दूसरी ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन। पिछले वीडियो में बताया, जो कि काराकोरम रेंज में है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। 8611 मीटर जिसकी हाइट हो रही है। यह स्थित है मात्र काराकोरम में। ये कहां पर हो रहा है, काराकोरम में स्थित है ये। या कह दें कि ये वाला जो पार्ट हो रहा है ये केवल हो रहा है ट्रांस हिमालय का पार्ट। देखिए अच्छे तरीके से समझिए, मैंने आपको बोला विश्व की 10 ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की 10 ऊंची चोटियां जो हैं वो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्या कहा, विश्व की 10 ऊंची चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। उसमें से सेकंड नंबर वाली को अगर छोड़ दो, बची हुई सारी की सारी चोटियां इस वाले वलय में देखने को मिलती है, इस वाले फोल्ड में देखने को मिल रही है, जिसे बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ये वाली चोटी केवल ट्रांस हिमालय में, बाकी सारी की सारी चोटियां जो हैं ऊंची चोटियां वो यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही, बची हुई शेष चोटियां एक एक कर बताऊंगा। देखिए नंगा पर्वत हो गया कुछ इस तरह से, यहां आप लोगों को देखने को मिला। उसके बाद में इस तरीके से ये पर्वत श्रृंखला आती है। जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में आती है कहां पर, उत्तराखंड राज्य आता है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसमें कोई खास ऐसी ऊंची चोटी नहीं है जिसका मैं आप लोगों को नाम लिखाऊं। और फिर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहां पर देखने को मिलता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलती महत्वपूर्ण ऊंची चोटी। कौन कौन सी, 1 2 3 4, 4 ऊंची चोटी महत्वपूर्ण है। चारों उत्तराखंड में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं, एक हो जाती है बंदरपूंछ पर्वत, एक हो जाता है बद्रीनाथ पर्वत, ये वही तीर्थ स्थल वाला बद्रीनाथ पर्वत, ठीक है। उसके अलावा आपने सुना होगा नंदा देवी पर्वत, और एक पर्वत और हो जाता है जिसका नाम है त्रिशूल पर्वत। 4 पर्वत हो जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ। आ रही बात समझ में। 4 ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं विश्व के, जो मैंने आपको बताया ना, विश्व के 10 ऊंचे पर्वत पूरी तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। उसमें अगर टॉप की अगर हम लोग बात करें, 7 ऊंचे पर्वत हम लोगों को नेपाल में भी देखने को मिलते हैं। 7 ऊंचे, ये क्रमशः नहीं है लेकिन 7 ऊंचे पर्वत हैं। कौन कौन से मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर देखिए, आपको यहां पर देखने को मिलेगा एक पर्वत, इसका नाम है मकालू, ठीक है। ऐसे ही एक पर्वत देखने को मिलेगा, इसका नाम है मनसालू। एक आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्वत, इसका नाम है
छोयू, नाम क्या हो रहा है, छोयू। एक हो जाएगा ऊंचा पर्वत, इसका नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एक ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। एक आप लोगों को देखने को मिलता है यहीं पर ऊंचा पर्वत, इसका नाम होता है धौलागिरी। एक आप लोगों को ऊंचा और पर्वत देखने को मिलेगा अन्नपूर्णा। ठीक है, ये देखने को मिला एक पर्वत कौन सा, अन्नपूर्णा पर्वत। ये सब खूब ऊंची ऊंची चोटियां हो रही हैं, तो ये ध्यान रखिए। क्या क्या बता दिया, मकालू, मनसालू, छोयू, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। अभी इनके बारे में और विशेषता, इनकी ऊंचाई भी बताऊंगा आप लोगों को। ये चीज हो गई। उसके बाद में हम लोगों को एक पर्वत यहां पर देखने को मिलता है, ये पर्वत कुछ इस तरह से हो जाता है। सिक्किम वाला जो क्षेत्र हो रहा है, सिक्किम वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, इसका नाम हो जाता है कंचनजंगा। इसका नाम क्या हो गया, कंचनजंगा हो गया। उसके बाद में ये आगे बढ़ती हुई जाती है इस तरीके से, ऐसी ये पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर पहुंच जाते हैं नामचा बरवा। कुल मिलाकर ये वाला वलय जो हो गया, इसे क्या कह दिया हम लोगों ने, ग्रेट हिमालय। अब उसके बाद में क्या होता है, नंगा पर्वत से शुरुआत हुई है। अब इन सारी चोटियों की विशेषता बताऊंगा आपको। नंगा पर्वत से शुरुआत हुई है, नामचा बरवा तक गए हैं, है ना। इस तरीके से लाइन से पहले मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पीक बता दी है, ऊंचाई के आधार पर चोटियां बता दी कुछ। नामचा बरवा के बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे अर्धचंद्राकार रूप में घूमता है, किस तरफ, अगले पड़ोसी देश में जाता है जिसका नाम है म्यांमार। तो देखिए यहाँ इसके बाद में ये पर्वत श्रृंखला जो है ये कुछ इस तरीके से ऐसी घूमती है। ये कहां पर आ गई है, तो ये ध्यान रखिए, ये आ गई है म्यांमार में। ये कहां आ गई है, ये आ गई है म्यांमार में। और म्यांमार में इसे नाम अलग दे दिया, म्यांमार में इसे हिमालय नहीं बोला, इसे कहा गया म्यांमार में अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यहां इसे किस रूप में जाना है, अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के रूप में इसे जाना गया। कहां पर, म्यांमार में। उसके बाद में इसका हिमालय का कुछ भाग जो है वो भारत के आंतरिक राज्यों में भी आया है, उन्हें अलग अलग नामों से, उन्हें स्थानीय आधार पर पहाड़ियों का नाम दिया है। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कुछ भाग इसका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जैसे देखिए इस तरीके से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया अंदर, इनको अलग अलग अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कह दिया गया, कहीं पर कहा है इसको पटकई पहाड़ी या पटकई बुम पहाड़ी। ये ग्रेट हिमालय को ही कहा गया है और किसी को नहीं कहा, ग्रेट हिमालय को ही कहा है। अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को क्या मिलता है हम लोगों को, मिरी पहाड़ी। पहाड़ी का नाम क्या हो रहा है, मिरी पहाड़ी। अबोर पहाड़ी, मिरी हो गया, अबोर नाम की पहाड़ी हो गई। एक आपको देखने को मिलेगी मिश्मी पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या हो गया, मिश्मी पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगी आपको डफला पहाड़ी, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, मिरी, अबोर, मिश्मी और डफला में कुछ जातियां निवास करती हैं, तो उन जाति मतलब जनजातियां निवास करती हैं, तो उन्हें क्या नाम दिया जाए, तो उन्हें पहाड़ियों के आधार पर ही नाम दे दिया गया। मिरी जनजाति, अबोर जनजाति, मिश्मी जनजाति, डफला जनजाति, ये पहाड़ियां पर निवास करती, तो इसलिए उनको उसी नाम से जाना जाता है। तो मिरी, अबोर, मिश्मी और डफला ये पहाड़ियां भी हैं अरुणाचल प्रदेश की, और साथ ही साथ ये जनजातियों के नाम भी हो रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि पटकई बुम और मिरी, अबोर, मिश्मी, डफला ये ग्रेट हिमालय का ही भाग है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय आधार पर भिन्न भिन्न नामों से, पहाड़ियों के नामों से जाना जाता है। ये चीज हो गई। अच्छा, एक चीज तो ऐसी ही गुजरी है। अब देखिए थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अब राज्यों के आधार पर इन्हें नाम दिया है। इसका कुछ भाग जो है ये हिमालय, ये ऐसी ही आई। अब मेरे पास में लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं ओवरलैप करूंगा, यहीं पर लिखते जा रहा हूं। नागालैंड में आई है कुछ भाग, फिर उसके बाद में मणिपुर में आया है, फिर यहाँ पर मिजोरम में आया है। तो इनको स्थानीय आधार पर क्या कह दिया, नागालैंड में हिमालय के भाग को हम लोगों ने क्या कह दिया है, नागा पहाड़ी के रूप में जान लिया है। इसे हमने नागा पहाड़ी के रूप में जान लिया है। मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी के रूप में हम लोगों ने इसे जान लिया है। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात करें मिजोरम में, तो इसे हम लोगों ने मिजो पहाड़ी के रूप में जान लिया है। ये सब किसके भाग हो रहे हैं, ये सब किसके पूरी तरह से भाग देखने को मिल रहे हैं,
ग्रेट हिमालय के हम लोगों को भाग देखने को मिल रहे हैं। ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय। कहाँ से शुरुआत हुई है? नंगा पर्वत से। कहाँ तक पहुंचा है? तो नामचा बरवा पर्वत तक ये पूरा जो है पहुंचा है। चलिए अब इसके कुछ एक लाइन से जो मैंने ऊंचे ऊंचे पर्वत बताए हैं उन पर्वतों के बारे में आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने सीक्वेंसिंग में आप लोगों के लिए बनाकर रखा है, आप लोगों को अच्छा लगेगा देखने में। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बुंजी गॉर्ज हो रहा है और बुंजी गॉर्ज के बाद में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, ये बताया मैंने आप लोगों को, बुंजी गॉर्ज के बाद में इसकी शुरुआत हुई है। और पहला पर्वत ही हम लोगों को कौन सा देखने को मिला है? पहले पर्वत का नाम ही हुआ है नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत की ऊंचाई ये लिखी है आप लोगों के सामने। फिर हिमाचल प्रदेश में तो कोई खास ऐसी कुछ देखने को हमें पहाड़ी वगैरह मिली नहीं है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया है केवल कि हिमाचल, ताकि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि चलो भाई हिमाचल प्रदेश से गुजरा जरूर है ये, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हिमाचल में पहाड़ी नहीं लिखवाई सर ने, मतलब होगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गुजरी है, तो ये हिमाचल प्रदेश में गुजरा है। फिर अगर हम लोग बात करें ना टॉप 10 माउंटेन जो हम लोगों को देखने को मिलता है, तो उनमें मैंने यहाँ पर कुछ के नाम लिख कर रखे हैं। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है टॉप 10 की, बंदरपूंछ से, तो ये यहाँ तक आएंगे हम लोग, है ना। अभी और भी लिखवा दूंगा मैं। तो देखिए बंदरपूंछ हम लोगों को देखने को मिला, ये कहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने बेटा आप लोगों को बताया है उत्तराखंड में। ये लिख दे रहा हूं मैं UTT। उत्तराखंड में 2 ऊंचे पर्वत हैं। विश्व के 10 ऊंचे पर्वतों में उत्तराखंड के 2 पर्वतों के नाम भी शामिल हैं। देखिए बंदरपूंछ पर्वत 7138 मीटर ऊंचाई है, साथ ही साथ नंदा देवी पर्वत 8126 मीटर ऊंचाई है। नंदा देवी पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नंदा देवी क्षेत्र वही है, ये वही क्षेत्र है जहां पर देश का पहला सफल पर्यावरण संरक्षण आंदोलन हुआ था। ये कहते हैं देश का पहला सफल वृक्ष बचाओ आंदोलन हुआ था, जिसे हम लोगों ने जाना था किस रूप में? चिपको मूवमेंट के रूप में। इसे हम लोगों ने जाना था चिपको आंदोलन के रूप में। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बताइए चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर थोड़ी सी आपसे गलती हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़ा है सुंदरलाल बहुगुणा है। तो बिल्कुल सही है भाई। नेतृत्वकर्ता कौन हो रहे हैं? याद रखिए नेतृत्वकर्ता का नाम हो रहा है सुंदरलाल बहुगुणा। ये आप लोगों का बिल्कुल सही रहेगा इस कंडीशन में आंसर। इसके अलावा महिलाओं में अगर हम लोग बात करें तो गौरा देवी ने, और इन्हीं के सहायक और थे जिनका नाम था बाबा आमटे। बहुत सारे लोग थे लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने केवल आप लोगों को यहाँ पर यही बता दिया। अब जब चिपको आंदोलन की और भी बातें होती हैं वो हम लोग बाद में कभी पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को पर्यावरण या वन संबंधी कुछ एक चीज़ें बताऊंगा। अभी मेन जो है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो थोड़ा सा लगा हुआ था जानकारी इसलिए बता दी। नंदा देवी पर्वत और बंदरपूंछ पर्वत हम लोगों को उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, जो महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे हैं आप लोग और भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, और त्रिशूल हो गया, ऐसे बहुत सारे पर्वत आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए लाइन से ये टॉप माउंटेन जो है हम लोगों को विश्व के 10 ऊंचे पर्वतों में से 7 ऊंचे पर्वत हमको डायरेक्ट नेपाल में ही देखने को मिलते हैं। लहात्से हो गया 8516, मकालू 8485, छोयू हो गया 8201, धौलागिरी हो गया 8167, मैनास्लू हो गया 8163, अन्नपूर्णा हो गया 8091। यहीं पर माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहाँ पर हो गई। माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को लिखवाना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट जितनी विशेषता है, जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यहां ध्यान दीजिए, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। ठीक है, कितनी ऊंचाई लिख सकते हैं? तो याद रखिए इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, या इसे ही आप लोग लिख सकते हैं 8850 मीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट का विस्तार कहां पर है? तो 2 कंट्री में, उसमें इंडिया बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। इसका विस्तार हम लोगों को 2 देशों में देखने को मिलता है, और ये देश कौन से हैं? एक हो जाएगा सबसे पहला तो नेपाल, और दूसरा हो जाएगा नेपाल के साथ साथ तिब्बत। अब तिब्बत ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखते हैं? चीन। तो ब्रैकेट में मैं फिर चीन भी लिख दे रहा हूं। अच्छा, स्थानीय तौर पर जैसे हमने तो माउंट एवरेस्ट बोल दिया, वर्ल्ड लेवल पर माउंट एवरेस्ट के रूप में इसे पहचाना जाता है। स्थानीय आधार पर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे तिब्बत में इसे सागर माथा के रूप में संबोधित किया जाता है,
और सागर माथा मतलब होता है पर्वतों की रानी, ठीक है। और तिब्बत में इसे जो है चोमोलोगुमा के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चोमोलोगुमा किसका नाम है? तो ध्यान रखिए ये नाम हो रहा है तिब्बत में, किसका? तो माउंट एवरेस्ट का। ये विशेषता ध्यान रखनी है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, माउंट एवरेस्ट संबंधी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है उसके ऊपर सबसे पहला कौन चढ़ा, तेंजिंग नार्गे चढ़े या फिर शेरपा तेंजिंग चढ़े, कौन चढ़े, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा जो इसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा, तो आप उससे संबंधित डेटा जो है वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, ये हो गया माउंट एवरेस्ट, ये हो गई है इसकी ऊंचाई 8848 मीटर या 8850 मीटर। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य बात क्या है? 8000, 7000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, 8000, यहाँ ये 8000। अधिकांश ऊंचे पर्वत जो है वो 8-8 मीटर ऊंचे चोट है ना, इसलिए औसत ऊंचाई कितनी लिखी हम लोगों ने? 6000 या 6100। इसके ऊपर ही हम लोगों को देखने को मिलता है, इसके नीचे तो कोई भी पर्वत है ही नहीं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये तो विश्व का दूसरा ऊंचा पर्वत हो गया। ये पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, इसे हम लोग विश्व के तीसरे ऊंचे पर्वत के रूप में जान रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, इसे क्या कह दे रहे हैं हम लोग? ये हो रहा है विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत। कहां पर है? तो इसका विस्तार 2 कंट्री में देखने को मिलता है, भारत और भारत के साथ साथ थोड़ा सा स्लोप यानी ढलान नेपाल में भी देखने को मिलता है। इसे जानते किस नाम से हैं हम? कंचनजंगा नाम से। अगर भारत की हम लोग बात करें, भारत के किस राज्य में है, तो याद रखना है आप लोगों को, ये भारत के सिक्किम राज्य में आता है। और ऊंचाई की बात करें तो 8598 मीटर ये इसकी ऊंचाई होगी। अच्छा, ऊंचाई के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ऊंचाई आप लोगों को मीटरों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मिल सकती है, तो वो कोई बहुत बड़ा बहस का मुद्दा नहीं है हम लोगों का। ऊंचे जो टॉप माउंटेन रहते हैं, हाईएस्ट पीक जो रहती है या टॉपेस्ट पीक जो रहती है, वो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है मूल तौर पर। एक हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, एक हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन और एक हो जाएगी कंचनजंगा। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर कैसी होती है, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा। यहाँ पर ये 8598 मीटर इसकी हो गई ऊंचाई, विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें भारत का कौन सा, तो याद रखिए ये हो गया भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत। ये हो गया भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत। ये भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। भारत का दूसरा ऊंचा कैसे? देखिए मैं आपको बताऊं, ये क्या लिखा मैंने? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। क्या नाम हो रहा है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई देखिए 8848। ये लिखा मैंने विश्व का तीसरा, तो विश्व का दूसरा कहाँ हो रहा है? ये देखिए लिखा विश्व की दूसरी ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। कितना? 8611। ये कितनी हो गई? 8848। अभी गॉडविन ऑस्टिन की कितनी बताई? 8611 मीटर, देखो इससे कम है। और ये कितनी हो रही है? 8598। लेकिन इन सबसे ज्यादा है, देख लीजिए इन सबसे ज्यादा है, इसलिए बोला विश्व की तीसरी। तो ये क्या हो गई? यहां पर ये लिख दिया 8598। अभी इसे हटा दूंगा मैं, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग? भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत। भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत किस आधार पर लिखा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया? गॉडविन ऑस्टिन। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर। ये भारत का क्या हो गया? सर्वोच्च शिखर। अब हम सभी लोग जानते हैं भारत का सर्वोच्च शिखर जरूर है, लेकिन आज भारत के कंट्रोल में है क्या, भारत के नियंत्रण में है क्या? ये नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये वाला जो पर्वत है वो इस क्षेत्र में स्थित है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये देखो काराकोरम में ही है ना गॉडविन ऑस्टिन। ये वाला क्षेत्र जो है वर्तमान में जाना जा रहा है काय के अंतर्गत? पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमने उनको दान तो कर नहीं दिया, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? भारत का ही है ये, लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं आ रहा है, मतलब भारत में है लेकिन वर्तमान में भारत के अधिकृत क्षेत्र में नहीं आ रहा है। एक ये चीज, ठीक है। तो इस आधार पर क्या लिखा? भारत का सर्वोच्च शिखर, और इसे क्या लिखा? भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए पूरी तरह से भारत की सीमा में स्थित कोई सा पर्वत, पूरी तरह से भारत की सीमा, तो वो फिर हो जाएगा कंचनजंगा। अब आप लोग कहेंगे सर आपने बोला कि अभी नेपाल में तो इसका स्लोप देखने को मिला, तो नेपाल में स्लोप देखने को मिला, लेकिन नेपाल से कोई ऐसा विवाद तो हमारा है नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? पूरी तरह से भारत की आंतरिक सीमा में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं भारत की आंतरिक सीमा, आंतरिक सीमा
में स्थित सर्वोच्च शिखर यानी हाईएस्ट पीक जो है ये हो जाएगी कौन सी, ये हो जाएगी हमारी कंचनजंगा। उसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ये पर्वत, इस पर्वत का क्या नाम हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ, इसका नाम होता है नामचा बरवा पर्वत। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, इसका नाम क्या हो गया है, नामचा बरवा पर्वत। और ऊंचाई की बात करें 7756 मीटर इसकी ऊंचाई हो रही है कुल मिलाकर। ये हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत हो गया। बस इसके बाद हिमालय का समापन है, क्योंकि वो वहाँ पर टॉपिक का समापन नहीं है, मूल हिमालय, ग्रेट हिमालय का समापन है। अभी नामचा बरवा पर्वत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों महत्वपूर्ण हो जाएगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा सांगपो नदी बहकर आएगी और हमारे यहाँ पर पहली बार उसका प्रवेश ब्रह्मपुत्र के रूप में नहीं होता है, दिहांग के रूप में होता है। तो नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेगी, एक बहुत तेज गति के साथ में भारत में उसकी एंट्री होती है। यांग्याप पास है, यांग्याप दर्रा है। अभी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट यहाँ पर विशेषता आप लोगों की होने वाली, जो मैं आप लोगों के लिए धीरे धीरे कर लेकर आने वाला हूँ। तो आशा कर रहा हूँ पूरी वीडियो सीरीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। बस आग्रह मेरा आप लोगों से यही है, इसके प्रॉपर वे में नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। और हो सकता है क्योंकि विशेषता थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, एक जगह पर इतना कंटेंट कहीं नहीं मिला होगा, ये तो मैं आप लोगों को बिल्कुल गारंटी के साथ में बताने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। तो कभी जैसे थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाए तो वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है, कभी नहीं हटाऊँगा इन्हें। तो आप कर क्या सकते हैं कि जब फ्री टाइम रहे तब एक बार आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से वापस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हम लोगों ने करा क्या क्या है। इसके लिए मैंने आप लोगों की एक सूची बनाकर रखी है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर विश्व तथा हिमालय में स्थित 10 सर्वोच्च शिखर, 10 टॉप पीक जो है ये मैंने आप लोगों को बताकर रखी है। और जो आज हम लोगों ने करा है उस चीज़ को देख लीजिए। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर कंप्लीट कर लिया। शचर जोन क्या होता वो बता दिया। ग्रेट हिमालय पढ़ लिया है। अब हम लोग आएंगे मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय में। तो अब इतने ज़्यादा हिमालय के भाग नहीं होने वाले हैं, छोटी छोटी जानकारी है लेकिन महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हर एक चीज़ को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो वापस वही बोलना चाहूँगा कि नोट्स जो है आप अपने प्रॉपर प्रिपेयर करते चलिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।